The primary function of Parliament is to legislate. To talk in detail about the nuances of the process, we have with us Sri Bhupender Yadav, an advocate by profession. Sri Yadavji has been representing the state of Rajasthan in the Rajya Sabha since 2012. He has been a member of different parliamentary committees, about 25 different parliamentary committees. He has been the chairman of 2 department-related committees, and he has also been the chairman of about 10 select and joint parliamentary committees. Presently, he is the Minister of Environment, Forest and Climate Change and Minister of Labor and Employment. A conservationist by heart, Sri Yadav is also a prolific writer, and very often we find his articles in leading newspapers. It is indeed an honor and privilege to have you here in our midst, sir. We also have seated on the dais Secretary General, Mr. P.C. Modi, and Sri Surinder Tripathi, Joint Secretary, as the officer in attendance. I now request Sri Yadavji to kindly share his thoughts on the subject and interact with the honorable members. Thank you very much. मंच पर मेरे साथ राज्यसभा के हमारे सेक्रेटरी जनरल श्री पीसी मोदी जी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी श्री सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, सभी सम्मान्य संसदगण, विशेष रूप से हमारे बीच में उपस्थित हमारे सीनियर मेंबर श्री डेरिक और राज्यसभा के सभी अधिकारीगण। आज का जो विषय है ये हम सबका बेसिक विषय है, लॉ मेकिंग प्रोसेस। और अब तो पार्लियामेंटेरियन को दुनिया के कई देशों में लॉ मेकर कहा जाता है। हम सब लोग यहाँ पर अपने अपने स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम सब जब यहाँ पर सांसद बन करके आए हैं तो हमारे को एक एहसास होता है कि हम कानून बनाने वाली संस्था में आए हैं। कानून बनाना हमारा प्रमुख कार्य है। सबसे पहला विषय यह है कि कानून बनाने की आवश्यकता क्यों है। हम सब लोग एक लोकतांत्रिक परंपराओं वाले देश में रहते हैं और जो हमें देश के लिए कानून बनाने की जो अनुमति मिलती है वो संसद के सदस्य के नाते बनने के लिए मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ जो संसद में सदस्य बनने के लिए संसदीय लोकतंत्र है और राजनीतिक दल के लिए हम लोगों के बीच में जाते हैं और निश्चित रूप से बीच में जाकर के उनसे हम वादे करते हैं कि अच्छा शासन चलाएंगे तो अच्छा कानून बनाएंगे। तो पहला विषय जो कानून बनाने की आवश्यकता होती है, जब जनता के बीच में से संविधान के दायरे के अंतर्गत प्रॉमिस किए जाते हैं, समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, लेकिन पॉलिटिकल प्रॉमिस किए जाते हैं, तो पहला कानून बनाने का विषय होता है। दूसरा, केंद्र में जो सरकार है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संधियों से, अनेक ट्रीटीज से बाध्य होती है, उसके लिए भी कानून बनाने की संसद को आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, कभी कभी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होते हैं, उसके कारण भी कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है। फिर जब हम सरकार चलाते हैं तो अनेक सारे प्रशासनिक कारण भी पैदा होते हैं, जिसके लिए भी कानून की आवश्यकता पड़ती है। और जो हमारा लोकतंत्र है, डायनेमिक कहा जाता है, निरंतर परिवर्तनशील। डायनेमिक का अर्थ है अभी से आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन हमने संविधान में कानून बना करके लगभग 100 से ज़्यादा बार संविधान में संशोधन किया है। कई तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषय ऐसे आते हैं कि उसके लिए भी हमें कानून बनाने पड़ते हैं। तो जो समाज की आवश्यकता होती है उसके लिए भी कानून निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। जो मैंने सबसे पहला विषय कहा कि राजनीतिक
प्रॉमिस हमारे रहते हैं। अब भारत में लोकतंत्र के नाते, जैसे आज मान लीजिए केंद्र सरकार ने एक विषय कहा था कि 370 को समाप्त करना तय किया, तो सरकार ने उस विषय पे आके कानून बनाया। अन्य भी कई अपने अपने तरीके से, जैसे कभी कांग्रेस ने बैंक के प्रीवी पर्स के लिए बात करी थी, बाद में आके कानून बनाया। कानून बनाना लोकतंत्र में एक तरीके से एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, जब देश के संविधान के दायरे के अंतर्गत लोगों से किए गए राजनीतिक विश्वास के लिए कानून निर्माण की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। लेकिन इसकी एक मर्यादा है, क्योंकि हम संविधान में आर्टिकल जो 368 है, जिसकी बाद में व्याख्या केशवानंद भारती के केस में करी गई, 368 का अर्थ है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो मूल निहित उद्देश्य है कि भारत एक संप्रभु देश है, तो कोई कानून ऐसा नहीं बना सकता है जो संप्रभु की सत्ता को चुनौती देता। लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, गणतंत्र है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के लिए प्रेरित हमारी प्रस्तावना है। तो जो संविधान का जो एक 368, जिसको बेसिक मूल आधार संविधान का कहा जाता है, उसके बाहर जाके किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए कानून निर्माण का कार्य नहीं हो सकता है। दूसरा विषय आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां, संविधान का जो हमारा आर्टिकल है 253, सो बेसिकली आर्टिकल 253 empowers parliament to enact law for the whole or part of India to give effect to the international treaties or agreement or conventions। जैसे अभी संसद में, अभी आप इसी हफ्ते आप लोग आर्गुमेंट करेंगे, एक बिल लगा है, मेरे डिपार्टमेंट का लगा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साइटीज करके ट्रीटी है, कन्वेंशन ऑफ ट्रेड फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए। तो उसकी, चूंकि उसमें ट्रीटी में कहा गया था कि हर देश अपने अपने ढांचे के अंतर्गत एक लीगल सिस्टम को एस्टेब्लिश करे। तो अभी काफ़ी सारे नए सांसद हैं, जब उसको बिल आपके पास आए तो जरूर पढ़ करके आना कि साइटिस क्या है, साइटिस की ट्रीटी क्या है, और उसके अंतर्गत हम कैसे कानून में संशोधन करें। तो प्रैक्टिकल हो जाएगा। आज का जो हमारा लेसन है, इसको प्रैक्टिकली हम लोग जब उसका डिबेट और आर्ग्यूमेंट सुनेंगे तो प्रैक्टिकल हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी पार्लियामेंट में इसी सेशन में एक और बिल आ रहा है, इंडियन एंटार्कटिक बिल। तो दुनिया के सारे देशों ने जब एंटार्क्टिका में ट्रीटी हुई तो उसको किस प्रकार से उसको रखा जाएगा, तो उसको लेकर के भारत भी उसका एक पक्ष बना, तो उस कानून को लेकर के आए। अभी बायोडायवर्सिटी एक्ट में अमेंडमेंट है, तो भारत ने कभी नियोगा प्रोटोकॉल में उस ट्रीटी में भारत सम्मिलित हुआ था, तो उसके हिसाब से हमने अपने यहाँ कानूनों का निर्माण किया है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों या इंटरनेशनल ट्रीटी के बाद जो तीसरा कारण है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। अब सरकार जो ट्रिपल तलाक का कानून लेकर के आई, तो ये जुडिशरी कानून बनाने के लिए कह नहीं सकती, पर देयर मस्ट बी ए सजेशन। तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुआ। अभी जो एक हम लॉ लेकर के आए, जिसको सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, तो उस समय जुडिशरी ने कहा था, विशाखा की एक गाइडलाइन दी थी। उन्होंने कहा चूंकि वैक्यूम है लॉ का, तो उन्होंने एक विशाखा की गाइडलाइन दी, और बाद में लेजिस्लेचर से उन्होंने एक आग्रह किया कि आपको इसके संबंध में कानून बनाना चाहिए। तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के कारण वो कानून आया। एक और कानून जो पहले था, एनिमी प्रॉपर्टी लॉ था, उस एनिमी प्रॉपर्टी लॉ पे बाद में जुडिशरी का अलग इंटरप्रिटेशन आया, तो उसको करेक्शन करने के लिए भी कानून बनाया जाता है। पहले जब SC/ST प्रिवेंशन एक्ट आया, तो फिर उस पर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आया, फिर उसको लगा इसको करेक्शन करने की आवश्यकता है। OBC के बिल में भी अभी इसी प्रकार का कानून आया। तो कई बार जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के कारण, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के इम्पैक्ट के कारण, उसको संविधान की व्यवस्था के कारण कानूनों का निर्माण की दिशा में कार्य चलता है। प्रशासनिक कारणों से भी, चूंकि हमारा देश एक गतिशील लोकतंत्र है, हमारा संविधान लगातार परिवर्तनशील है। अभी जैसे नए राज्य बने, मान लीजिए तेलंगाना राज्य नया बना, उत्तराखंड राज्य नया बना, तो प्रशासनिक दृष्टि से तय किया गया
कि राज्य और बनने चाहिए, तो सरकार फिर कानून लाके संवैधानिक संशोधन के द्वारा उसको स्थापित करेगी। जैसे एक लंबे समय से व्यवस्था चली और व्यवस्था चलने के कारण ये लगा कि केंद्र और राज्यों में जीएसटी का एक नया कानून आना चाहिए, तो जीएसटी के कानून में अल्टीमेटली एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ही किया गया, तो उसको कानून को लाने की आवश्यकता भी इसलिए पड़ी कि हमने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाना है। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी लॉ, क्योंकि हमारे यहाँ पहले बैंकिंग लॉ आया, बैंकिंग लॉ आने के बाद फिर डीआरटी लॉ आया, फिर डीआरटी आने के बाद सरफेसी का लॉ आया, इधर हमारे यहाँ एआईएफआर बीआईएफआर का लॉ चलता था। बाद में लगा कि नहीं, अभी जो नई व्यवस्था है इसमें हमें एक नया रेजोल्यूशन मैकेनिज्म चाहिए, एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप स्थापित करना चाहिए जो लोगों के जो एसेट्स वगैरह जो डिफॉल्ट में जाते हैं, तो एआईआर बीआईएफआर के आगे जाकर के उसको समाप्त करते हुए एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और एनसीएलटी का फॉर्मेशन किया गया, तो इंसॉल्वेंसी और बैंकिंग लॉ लाया गया। तो कानून लाने का कारण पॉलिटिकल प्रॉमिस हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रीटी की बाध्यता हो सकती है, ऐसे ही एक कारण एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी कानून लाने का एक कारण हो सकता है। फिर नीड्स ऑफ द सोसाइटी है। एक समय लगा कि देश में दहेज की समस्या बहुत ज्यादा फैल रही है, तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में लेकर के लाया गया। अभी ऐसा लगा कि ये जो नया समाज बदल रहा है इसमें चाइल्ड ऑफेंस ज्यादा है, जो अभी वंदना जी भी बता रही थी, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में लाया गया। अभी आज के 30 साल पहले तो कोई ऐसी आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सैरोगेसी नाम का कंसेप्ट ही नहीं था, पर विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि ऐसा लगा कि नहीं, ये सैरोगेसी एक नया कंसेप्ट है, तो इसका रेगुलराइजेशन होना चाहिए। तो केवल सोसाइटी की आवश्यकता के लिए नहीं, कई बार नई जो हमारा इनोवेशन, जैसे यूनिवर्सिटीज के लिए कई बार एक नए तरह की यूनिवर्सिटी के लिए भी कई बार लॉ आता है, तो कई बार सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए, नीड ऑफ द सोसाइटी को देखते हुए भी कानून लाना पड़ता है। ये जो कानून हमने जो चर्चा करी है कि कानून लाने की आवश्यकता क्यों है, पर कानून लाने की आवश्यकता के साथ साथ अब इसको लेजिस्लेटिव तरीके में किस प्रकार से उतारा जाता है। तो सरकार कोई भी एक्ट लेकर के आती है, पास होने के बाद एक्ट बनता है, सबसे पहले उस पर बिल की तैयारी होती है, और कोई भी बिल को ड्राफ्ट करने से पहले पॉलिसी को सरकार को देखना पड़ता है कि प्रशासनिक तरीके से, फाइनेंशियल तरीके से और एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसकी कंसर्न मिनिस्ट्री है उससे एक सरकार के स्तर पर एक राय और परामर्श का विषय चलता है। तो कभी भी कानून अगर लाया जाएगा तो उसकी आवश्यकता किस लिए है, फिर उस जो नया आवश्यकता है उसके लिए लॉ के द्वारा उसको किस प्रकार से जो उसमें ग्रीवेंस है उसको एड्रेस किया जा सकता है, तो उसका एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल किसी भी कानून का तैयार किया जाता है, और जो लेजिस्लेटिव पॉलिसी या प्रपोजल तैयार किया जाता है उसको कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो संसद में सरकार कोई भी बिल लाएगी कानून निर्माण की प्रक्रिया में, उसकी प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए, उसका अध्ययन करते हुए, उसका सॉल्यूशन करते हुए, सबसे पहले उसका जो मसौदा है बिल का, वो जो कैबिनेट है एक तरीके से एग्जीक्यूटिव के सामने रखा जाएगा और फिर वो बिल के रूप में प्रस्तुत होएगा। तो जब ये बिल के रूप में संसद के सामने आता है तो मुख्यतः कानून जो आते हैं उनको हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल भारत के संविधान का जो आर्टिकल 107 और 108, अगर आप उसको कभी देखेंगे तो ऑर्डिनरी बिल, जो सामान्य बहुमत के साथ पास होते हैं, वो ऑर्डिनरी बिल रहते हैं। दूसरा जो है वो मनी बिल है। अब ये जो मनी बिल की जो एक्सक्लूसिव पावर है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास है। भारत सरकार के कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया के मनी के द्वारा अगर कोई पैसा खर्च होता है और सरकार अगर स्पीकर महोदय के पास जाती है, पावर केवल लोकसभा के स्पीकर महोदय को है, तो लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के पास अगर सरकार जाती है और अगर उनके पास प्रस्तावित किया जाता है वो किसी भी बिल को, अगर वो संतुष्ट होते हैं कि ये भारत सरकार के जो कंसोलिडेशन जो फंड है उसमें से अगर पैसा खर्च हो रहा है सीधा,
तो उसको मनी बिल वो डिक्लेयर कर सकते हैं। जब मनी बिल डिक्लेयर होने के बाद क्या विशेष हो जाएगा, मनी बिल केवल पहले लोकसभा में ही आएगा, मनी बिल फिर राज्यसभा में नहीं होगा, वो लोकसभा में ही आएगा। राज्यसभा के लिए 14 दिन के अंदर अंदर उसको पास करने का एक डीम्ड प्रोसीजर है। अगर 14 दिन में राज्यसभा में ले करने के बाद पास नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा, ठीक है ना। हमारे राज्यसभा के सदस्यों को ये ध्यान में है कि मनी बिल में अगर बहुत अड़ गए तो 14 दिन बाद ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। तीसरा है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में, फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 में है, इट्स ए मिक्सअप विद ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंशियल बिल। जो सरकार, कोई भी सरकार अपना जो विजन है वो सरकार के खर्चे का फाइनेंशियल बिल के माध्यम से सालाना रखा जाता है, जिसको हम बजट कहते हैं। तो ये 117 में फाइनेंशियल बिल है, इसको मनी बिल डिक्लेयर कराने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ही आर्टिकल 117 में फाइनेंशियल बिल के अंतर्गत आता है। लेकिन जो सामान्य बिल है वो संविधान को प्रभावित नहीं करते, संविधान से ली हुई शक्तियों के आधार पे कानून का निर्माण किया जाता है। जैसे संविधान में आर्टिकल में लिख रखा है कि सबको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और हम देश में भिक्षावृत्ति के खिलाफ कानून लाते हैं। सबको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, हम मान लो सेक्सुअल हरेसमेंट के खिलाफ लाते हैं, डाउरी के खिलाफ लाते हैं, ये ऑर्डिनरी बिल। लेकिन संविधान में हमें ऐसा, मान लीजिए सरकार को ऐसा हुआ कि कोई अमेंडमेंट करना है जो संविधान के संबंध में, जैसे संविधान में शक्तियां दे रखी थी कि सेल टैक्स राज्यों के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स केंद्र सरकार के द्वारा, और स्पेशल टैक्स किया जाएगा। बाद में जब जीएसटी काउंसिल बनी तो कुछ अधिकार केंद्र के देने थे और कुछ अधिकार राज्यों के देने थे। इस प्रकार का जो बिल है, जो संविधान के अंतर्गत लिखे हुए प्रोविजन को परिवर्तित करता है, लेकिन वो प्रोविजन आर्टिकल 368 जो बेसिक हमारे संविधान की जो अवधारणा है, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, उससे किसी भी प्रकार से असंगत नहीं हो सकती। और ऐसा भी हुआ है कि जैसे सरकार जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर के उन्होंने कमीशन बनाया, बिल लेकर के आई कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, बाद में जुडिशरी ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा। तो जुडिशरी को पावर है कि वो उसको बिल को रिव्यू कर सकती है बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्मुलेशन पे। और ऑर्डिनेंस जो है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और मान लो ऐसा लगता है कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और ऐसे सत्र नहीं चलने के बीच में कोई कानून की आवश्यकता है, तो सरकार उसको ऑर्डिनेंस के रूप में लागू करती है। ऑर्डिनेंस प्रभावी रहते हैं। वो आर्टिकल 123 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें ऑर्डिनेंस को प्रस्तावित किया जाता है, और ऑर्डिनेंस को जब संसद का सत्र आता है तो सरकार को पास करवाना पड़ता है, वरना वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है। तो ऑर्डिनेंस जो है, ये एक सरकार को, एग्जीक्यूटिव को कानून बनाने की क्षमता दी हुई है, लेकिन सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट है। तो वो स्टेप गैप अरेंजमेंट है। कोई अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है, बाद में जब संसद का सत्र चलता है तो उस ऑर्डिनेंस को पास कराना पड़ता है। जो ऑर्डिनरी बिल मैंने आपको कहे, वो ऑर्डिनरी बिल में जितने सदस्य हैं उसकी सिंपल मेजोरिटी 50% का जो बहुमत होता है उसके द्वारा वो बिल पास हो जाता है। जैसे अभी हमारे राज्यसभा के नए सदस्य आए हैं, तो अभी कौन सा बिल राज्यसभा में डिस्कशन में चल रहा है? वेपन वाला मास डिस्ट्रक्शन एक्ट है। ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ना वो मनी बिल है, ना वो फाइनेंशियल बिल है। वो जब अभी पास तो चल ही रहा है, वो जब पास होगा तो नॉर्मली जो बिल पास होता है, बिल पास होने का अर्थ ये है कि सबसे पहले जो मंत्री बिल को रखते हैं वो उसकी फर्स्ट रीडिंग मानी जाती है, फिर जो आप सदस्य उसके ऊपर चर्चा करते हैं वो सेकंड रीडिंग मानी जाती है, फिर जब बिल रखा जाने के बाद चेयर से जब विषय कहा जाता है, क्लॉज बाय क्लॉज जो करा जाता है, वो थर्ड रीडिंग मानी जाती है। और उसके बाद फिर उसके सदस्यों को अमेंडमेंट रखने होते हैं तो आप अमेंडमेंट रखेंगे, अमेंडमेंट आपको पहले देने पड़ेंगे, वरना फिर आपको ये कहा जाएगा कि अब ये आपको पास किया जाता है। तो जो पास है, अगर वो वॉइस वोट से भी अगर पास माना जाता है, अगर कोई सदस्य इसकी डिमांड ना करे वोटिंग की,
तो फिर वो वॉइस वोट से भी पास कर जाती है। ये ऑर्डिनरी बिल जो हैं इनको ऑर्डिनरी बिल की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन ये सरकार रखे आवश्यक नहीं, जो शुक्रवार को प्राइवेट मेंबर के द्वारा जो बिल रखे जाते हैं वो भी ऑर्डिनरी बिल की ही श्रेणी में आएंगे। और इसलिए जो ऑर्डिनरी बिल है वो पास करने के बाद जो दूसरे बिल हम देखेंगे वो, अगर ऑर्डिनरी बिल में दो सदनों के बीच में इतना डिफरेंस हो जाए कि वो बिल को रिजेक्ट ही कर दें, मान लीजिए ऑर्डिनरी बिल लोकसभा ने पास करा, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, राज्यसभा ने पास करा और लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसी स्थिति में सरकार ज्वाइंट सेशन बुला सकती है आर्टिकल 108 में। और अभी तक हमारे यहाँ पर 3 बार ऐसी परिस्थिति बनी है कि ज्वाइंट सेशन बुलाया गया। 1961 में प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट में, 1978 में बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील एक्ट में और 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट में ज्वाइंट सेशन बुलाया गया। तो ज्वाइंट सेशन, जो ज्वाइंट सिटिंग है आर्टिकल 108 जो है, उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला, एक हाउस ने उसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, दोनों हाउस फाइनली डिसएग्रीड है कि अमेंडमेंट ऑफ द बिल को लेकर के। और तीसरा, उसको पास करे हुए 6 महीने से ज्यादा समय व्यतीत हो गया। यह बहुत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी ज्वाइंट सिटिंग के लिए कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन 3 बार ऐसा हुआ है। उसके बाद जो मनी बिल है, किसी भी बिल को मनी बिल डिक्लेयर करने की पावर जो है वो स्पीकर साहब के पास आर्टिकल 110 में है। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में राज्यसभा की जो भूमिका है वो कंसल्टेटिव और रिकमेंडरी नेचर है। हम रिकमेंड कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन लोकसभा में उसकी सुप्रीमेसी हमेशा रहेगी। उसके बाद जब माननीय जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय आधार बिल को हम मनी बिल के अंतर्गत लेकर के आए थे। मनी बिल लाने के लिए राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति चाहिए। सबसे पहले लोकसभा में रखना चाहिए। हाउस ऑफ काउंसिल जो है उसको 14 दिन का समय है। हाउस ऑफ काउंसिल की रिकमेंडेशन लोकसभा स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। और अगर वो बिना पास करे ही अगर राज्यसभा से चला जाता है तो 14 दिन के बाद डीम्ड पास मान लिया जाता है। मनी बिल आर्टिकल 110 में है, लेकिन संविधान का जो आर्टिकल 117 है वो फाइनेंशियल बिल को लेकर के है। फाइनेंशियल बिल जो सरकार बजट रखती है, तो मैंने कहा विजन रखती है, केवल एक्सपेंडिचर नहीं है, सरकार का विजन भी है। तो उसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स फाइनेंशियल बिल में ऐसे भी आते हैं जो इन जनरल नेचर के होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल बिल के अंतर्गत आते हैं। जैसे टैक्सेशन रिफॉर्म आएंगे, बीच में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल को भी फाइनेंशियल बिल के अंतर्गत रखा गया था। फिर मैंने एक और जो बिल कहा है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन का जो बिल है, वो संविधान के संशोधन का बिल उसके अंतर्गत आता है। और संविधान के संशोधन में अगर जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता यह है कि जितने सदस्य हैं उनमें से 2/3 की वोटिंग से ही संवैधानिक संशोधन बिल पास हो सकता है। अगर वो बिल जिसके कारण देश के फेडरल स्ट्रक्चर का विषय हो, तो उसमें 2 आधे से ज्यादा राज्यों की भी सहमति आवश्यक होती है। जैसे जीएसटी का जब बिल था, तो जीएसटी के बिल के अंतर्गत चूंकि राज्यों की सहमति की आवश्यकता थी, तो विधानसभाओं के 50% से ज्यादा विधानसभाओं के उसकी सहमति की आवश्यकता थी। सभी संवैधानिक संशोधन बिलों में 50% की आवश्यकता ऐसा नहीं है। अगर संवैधानिक संशोधन मान लो केंद्रीय चुनाव आयोग के किसी विषय को लेकर के है,
जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें फिर कोई आवश्यकता नहीं है, वरना हम एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत है, नेचर ऑफ बिल के हिसाब से तय किया जाता है। अब जो है अगला विषय आता है कि जो हम ऑर्डिनेंस निकालते हैं वो बिल को रिपील कैसे करेंगे। मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि हमारे यहाँ जो ऑर्डिनेंस है उसको एक व्यवस्था दी गई है, एक अर्जेंट व्यवस्था है कि अगर सदन का सत्र नहीं चल रहा है और सरकार को लगता है कि कोई ऑर्डिनेंस लाना चाहिए तो सरकार ऑर्डिनेंस को लेके आती है। जैसे मुझे लगता है कि SC/ST में जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था तो सरकार को लगा था कि सदन चलने में समय है, तो सरकार तुरंत ऑर्डिनेंस लेकर के आई। बाद में फिर उसको सरकार ने अमेंडमेंट के रूप में रखा। जब ये OBC कमीशन का विषय था और सर्वोच्च न्यायालय का इंटरप्रिटेशन का विषय आया था कि राज्यों के अधिकार जाएंगे, राज्यों में लिस्ट बनाने का जाएगा नहीं जाएगा, तो अर्जेंसी ऐसी थी कि अगर सरकार ऑर्डिनेंस नहीं निकालती तो जितने भी OBCs के इंटरव्यू हो रहे थे वो रुक सकते थे। तो ऐसे में सरकार द्वारा तुरंत ऑर्डिनेंस को लाया गया, बाद में सदन के द्वारा उसको पारित किया गया और इसको ऑर्डिनेंस को सदन को चालू होने पर वापस प्रस्तुत किया जाता है और प्रस्तुत करने के बाद ऑर्डिनेंस से बिल बनते हैं। अब महामहिम राष्ट्रपति जी की जो अनुच्छेद 111 में महामहिम राष्ट्रपति जी की ये अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो कानून पे अपनी सहमति दें। सहमति ना देते हुए वापस से सदन को विचार करने के लिए भेज सकते हैं। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, पर ये एक पावर संविधान में अनुच्छेद 111 के अंतर्गत महामहिम राष्ट्रपति जी के पास है। अब आप लोग कहोगे हम तो राज्यसभा के सदस्य बने हैं, फाइनेंशियल बिल में पावर नहीं है, तो हमारे को कोई अतिरिक्त पावर कहीं है भी लोकसभा से या नहीं है। स्वाभाविक रूप से आपके मन में विषय आ सकता है। राज्यसभा जो है ये काउंसिल ऑफ स्टेट है। काउंसिल ऑफ स्टेट है कि हमारे जो सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन है वो राज्य की विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है, इसलिए राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अतिरिक्त 12 सदस्य महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, शैक्षिक, सामाजिक क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट स्थान हासिल किया हो। लेकिन अगर कोई जो संविधान की हमारी जो धारणा है उसमें कुछ विषय जो है वो जिन पे कानून केवल केंद्र बना सकता है वो है केंद्रीय सूची के विषय। जिन पर कानून राज्य बना सकता है वो राज्य सूची के विषय हैं। जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं वो समवर्ती सूची के विषय हैं, कॉन्करेंट लिस्ट है। लेकिन अगर राज्य सूची के किसी विषय को केंद्रीय सूची का विषय बनाना हो तो ये जो पावर है स्टेट सब्जेक्ट पे आर्टिकल 249 में राज्यसभा को बहुमत 2/3 बहुमत के साथ जो है राज्यसभा को है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से अगर किसी विषय को केंद्रीय सूची में लाना चाहे तो उस पर कानून बनाया जा सकता है। दूसरा जो है कि हमारे यहाँ ऑल इंडिया सर्विस का एक क्रिएशन है और ऑल इंडिया सर्विस माने IAS की, IRS की, ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। अगर किसी सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस डिक्लेयर करना है, जैसे मुझे लगता है इंडियन पोस्टल सर्विस को किया है बीच में राज्यसभा ने, अभी भी मान लीजिए इंडियन जुडिशियल सर्विस अगर सरकार को बनानी हो तो ऑल इंडिया सर्विस क्रिएशन करने की जो पावर है वो आर्टिकल 312 में राज्यसभा के पास में है। वो लोकसभा के पास में नहीं है, वो राज्यसभा के पास में है। और SR बोमई के जजमेंट के बाद अगर किसी भी क्षेत्र में इमरजेंसी घोषित की जाती है तो आर्टिकल 352, 356 और 360 जो राष्ट्रपति शासन की जो अनुशंसा है उसका भी जो अधिकार है वो राज्यसभा के पास में है। जो मैंने पहले कहा है कि राज्यों के विषयों पे आर्टिकल 249 जो हमारे संविधान का अधिकार देता है उसमें अगर स्पेशल मेजॉरिटी से अगर किसी विषय को राज्यसभा के द्वारा घोषित किया जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी माने नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और
इसमें राज्यसभा ने जीएसटी पे कानून बनाने की जो स्टेट लिस्ट की पावर है वो केंद्र को प्रदान करी थी रेजोल्यूशन पास करके। जो क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस का विषय है वो आर्टिकल 312 के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत आता है और उसमें अगर राज्यसभा के 2/3 सदस्यों में से के मतदान से ये ऑल इंडिया सर्विस बनाने का जो पावर है वो राज्यसभा को है। इमरजेंसी में आर्टिकल 352, 352, 356 और 360 के अंतर्गत प्रोक्लेमेशन के 30 दिन के अंदर अंदर अगर ये डिसॉल्व किया जाता है तो ये पावर जो है वो राज्यसभा के पास है। फिर हमारे यहाँ पर आप जब नए सदस्य के रूप में आप आए हैं तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि अगर सदन में अपने घर से चलने से पहले आप 3 चीजें जरूर पढ़ करके आए। सबसे पहले जो आपके को जो लिफाफा आता है उस लिफाफे में आपके पास प्रोसीडिंग आती है उस हाउस की, तो आपको ध्यान में आता है आज कौन से पेपर ले होने वाले हैं। उसके बाद अगर चर्चा है तो किस चीज़ पे चर्चा है, बिल है तो कौन सा बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल है तो कौन सा प्राइवेट मेंबर बिल है, किसका प्राइवेट मेंबर बिल है। तो ये एक हमारे को ब्राउन कलर के लिफाफे में पहला पेपर आता है। दूसरा हमारे पास 2 और बुलेटिन आते हैं, बुलेटिन 1 और बुलेटिन 2। वास्तव में आप अगर सदन में हो या नहीं हो, लेकिन अगर बुलेटिन 1 हो तो आपको अपडेट किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, और बुलेटिन 2 है तो आपको एक तरीके से पूरी बहुत शॉर्ट डिबेट वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। आप अगर आने से पहले कम से कम 5 मिनट अगर इन तीनों डॉक्यूमेंट को दे देंगे तो आपको किसी भी प्रोसीजर को जानने की 90% मैं कहता हूँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा राज्यसभा का स्टाफ छोटी से छोटी सूचना से लेकर, मतलब सदन की शुरुआत, सदन में आई कार्ड लाना, आपके लोगों को सदन में लाना, सदन में बैंकिंग की व्यवस्था से लेकर के सदन की डिबेट, पूरा हमारा राज्यसभा का सेक्रेटरीट बहुत मेहनत करके बुलेटिन तैयार करता है। उतना बुलेटिन देखने के बाद आप राज्यसभा के अगर एक सेशन में भी आपने ये तीनों डॉक्यूमेंट घर से निकलने से पहले 5 मिनट बैठ के पढ़ लिए तो आप सदन की कार्यवाही, सदन की प्रक्रिया, पहले दिन की भी, आने वाले दिन की भी और उसकी भी, सारा प्रोसीजर उसमें लगभग वो रहता है। और इसलिए कानून तो बनता है, तो कानून का जो पब्लिकेशन है वो काउंसिल ऑफ स्टेट रूल 61 में है। फाइनेंशियल मेमोरेंडम ये मैंने जो दिया है, जब आप राज्यसभा रूल्स को पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने 3 विषयों पे आपके सामने विषय रखा है। कानून बनने की आवश्यकता क्यों है, फिर कानून कितने प्रकार के, हर कानून किस प्रकार से चलता है, लेकिन जब वो हाउस के अंदर आएगा तो हाउस का जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से होगा। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है वो अगर आप 61 से लेकर जो मोशन मूव किया जाता है राज्यसभा में, उसको अगर आप देखेंगे तो 61 से लेकर के और 71 तक, मतलब मोशन कैसे मूव होगा, अमेंडमेंट कैसे मूव होंगे, सदस्य, ये पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। क्योंकि अभी तक तो बनने की आवश्यकता, आप लोग अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी से संसद के अंदर आ गए, बनने की स्थिति एग्जीक्यूटिव के पास है। हाउस में जो प्रोसीजर है वो हाउस में लिखा हुआ है। उसमें एक जो पावर रहती है कि सेलेक्ट कमेटी की, अगर हमारे हाउस में प्रोसीजर लिखा हुआ है रूल 72 से लेकर के, अगर सदन में चर्चा होने के पश्चात बहुमत के साथ सदन को ये लगता है कि इसमें एक विशेष चर्चा और करनी चाहिए, विशेष इसके बिंदुओं का ध्यान में रखा जाना चाहिए, तो लॉ मेकिंग प्रोसेस में वो सेलेक्ट कमेटी को वो मैटर जा सकता है। सेलेक्ट कमेटी आपको अभी कमेटी सिस्टम में बताया होगा, एक तरीके से सेलेक्ट कमेटी पर्टिकुलर लॉ के लिए बनती है, हाउस के मोशन के द्वारा बनती है, और समय समय पर जो चेयरमैन का डायरेक्शन रहता है उस डायरेक्शन के हिसाब से वो काम करती है। जिस सैरोगेसी बिल के लिए भी वंदना जी बता के गई है वो भी सेलेक्ट कमेटी हाउस के द्वारा बनाई हुई थी। तो एक तरीके से हाउस में चलने का प्रोसीजर तो हाउस के रूल 67 से लेके 71 तक है, जो हाउस के अंदर हमारे कानून बनाने की निर्माण प्रक्रिया पे क्या किस प्रकार से सदन चलेगा। लेकिन सदन के अंतर्गत अगर उस
बिल पे और व्यापक चर्चा करने के लिए सदन को अधिकार है कि वो एक सेलेक्ट कमेटी के लिए अपने उसको बिल को भेज सकते हैं और सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उसको वापस से सदन में किस प्रकार से रखा जाए वो रूल 93 से लेकर 111 तक हमारा जो प्रोसीजर है उसके अंतर्गत पूरा आता है। और मनी बिल को रिटर्न करने के बाद हमें का जो प्रोसीजर है वो हमारे हाउस में रूल 112 से दिया है। बिल दोनों तरीके से है। बिल अगर दूसरे हाउस से आएगा तो एक विषय, लेकिन अगर बिल हमारे हाउस में ओरिजिनेट होगा, ऑर्डिनरी बिल सरकार कहीं भी पेश कर सकती है, राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है और लोकसभा से भी शुरू हो सकता है। तो अगर हमारे हाउस से बिल ओरिजिनेट होगा तो उसका जो प्रोसीजर है वो रूल 121 से लेकर के और 136 तक हमारे हाउस के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में दे रखा है। सदन के चलने में जो हमारे रूल्स हैं उनका बहुत विशेष महत्व रहता है और कोई भी सदस्य को अगर संविधान की दी हुई जो हमारी पावर है उसके अंतर्गत ही सदन में रूल मेकिंग पे हुआ होगा स्पीच। हाँ, रूल्स पे नहीं, इसमें रूल मेकिंग पे नहीं। रूल और जो प्रोसीजर की जो मेकिंग की पावर है वो सदनों को अपने अंतर्गत है। राज्यसभा के अपने रूल्स बने हुए हैं, लोकसभा के अपने रूल्स बने हुए हैं और अभी जो वंदना जी बता रही हैं कि रूल्स को परिवर्तन कौन कर सकता है, जो हाउस के रूल है उसके लिए जनरल पर्पस कमेटी का प्रावधान है। जनरल पर्पस कमेटी में सारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहते हैं और जनरल पर्पस कमेटी अगर चाहे तो रूल का परिवर्तन भी कर सकती है। ये कुल मिलाकर लॉ मेकिंग प्रोसेस के संबंध में रूल्स कमेटी है। रूल्स कमेटी की रिपोर्ट अभी एक पिछले दिनों बनी थी, लेकिन रूल्स कमेटी को भी अल्टीमेटली अप्रूव कराने के लिए हाउस में पहले जनरल पर्पस कमेटी के माध्यम से रिकमेंडेशन के बाद फिर हाउस में करवाना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा। इसमें अगर किसी के को भी कोई विषय हो तो मुझे लगता है 45 जी। दिस इज संजीव अरोड़ा। मेरा पहला क्वेश्चन है जी, जो ऑर्डिनेंस है वो कोई लिमिटेड है भी इस पर्पस के लिए हो सकता है कि किसी पर्पस के लिए भी हो सकता है? आई मीन देयर कुड बी समथिंग विच कोई लिमिटेशन है उसकी अर्जेंसी क्या है, सरकार उसको एक क्लॉज लेके महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजती है। समय और उसकी आवश्यकता और परिस्थिति क्या अर्जेंसी है उसकी स्पष्टता करती है सरकार। अच्छा, एक जो राज्यसभा बिल पास कर सकता है अपने से 2/3 में, आपने बोला वो तीनों ही 2/3 है, क्योंकि 2 में तो 2/3 लिखा था, 3rd में 2/3 नहीं लिखा। 3 तरह के बिल थे। ऑर्डिनरी में सिंपल मेजोरिटी से होगा। किसी भी राज्य के विषय को अगर वो केंद्रीय विषय बनाना है या किसी भी 3 विषय हैं। पहला, किसी भी राज्य के विषय को, राज्य सूची के विषय को केंद्रीय सूची का विषय करना। दूसरा जो विषय है वो किसी भी सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस करना और तीसरा जो है वो आर्टिकल 352, 356 के अंतर्गत अगर कहीं प्रोक्लेमेशन करी जाती है उसके लिए ऑर्डिनरी मेजोरिटी से भी हो जाता है राज्यसभा से। और जैसे लोकसभा वाले भेजते हैं फॉर 14 डेज, लेकिन वो बाद में लोकसभा में भी होना आवश्यक है। हाँ, वही। अच्छा, वो उधर होना, वो फाइनेंशियल बिल नहीं है, लोकसभा की भी पूरी स्वीकृति चाहिए। अच्छा, उधर भी 2/3 के, उधर सिंपल मेजोरिटी से हो सकता। लोकसभा में सिंपल, राज्यसभा की 2/3 है उसमें। मैं आई विल चेक। अच्छा, इट इज नॉट वन वे। In fact, a resolution has to be passed by Rajya Sabha with 2/3 majority. then it will become. then the bill will be by ordinary. By ordinary. तो राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है कि अपने पे कोई बिल। राज्य सूची का विषय और कोई अगर केंद्रीय सर्विस करना है, पहले राज्यसभा के 2/3 उसको स्वीकृति देंगे, उसके बाद ही उसका बिल आ सकता है। If any political party introduce a private bill in parliament, if it get majority, it will pass through. If suppose it can be valid. Private member bill only introduced by a private member, not by a political party. No, opposition party. A member can introduce, not a member of private. It's a private member bill, not private political party bill. Acha.
if we हेडिंग इज वेरी मच क्लियर। supported by all the political party, सपोर्ट तो कोई भी कर सकता है, बिल तो ओपन majority उसके लिए तो members. सपोर्ट के लिए तो मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, मे बी बिलोंग्स टू एनी पार्टी, लेकिन बिल ओनली इंट्रोड्यूस बाय अ मेंबर, आइदर बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट मेंबर। अच्छा, सर क्या सरकार किसी भी बिल को फाइनेंशियल बिल के तहत पेश कर सकती है? फाइनेंशियल बिल निश्चित बिल होता है 117 में, उसके अतिरिक्त जो मनी बिल है वो कोई भी बिल नहीं, लोकसभा स्पीकर साहब की परमिशन चाहिए होती है किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए बिल को? उसकी। भारत सरकार की जो कंसोलिडेट जो राशि है भारत सरकार के कोष की, अगर उस पर खर्चा होता है तो उसके आधार पे स्पीकर साहब से परमिशन मांगी जाती है। ओके, थैंक यू। So when a bill comes to the parliament, in Rajya Sabha, what is the actual procedure? Like, is there time restrictions, or who decides the duration of the discussion? Who can speak? What is the actual practical procedure? बिल जब हाउस में रखा जाता है, हाउस में रखने के बाद एक्चुअल प्रोसीजर है कि लोकसभा और राज्यसभा में जहां भी वो बिल रखा जाता है उसके पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के पास पावर होती है कि वो टाइम का अलोकेशन करे, तो बिल की जितने समय की आवश्यकता होती है उस आधार पे टाइम का अलोकेशन होता है। जब टाइम का अलोकेशन होता है तो उसके बाद बिजनेस ऑफ द हाउस है वो चेयर के द्वारा पढ़ा जाता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने ये बिजनेस तय किया। उसके बाद सरकार गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस पार्लियामेंट्री जो पार्टी का जो कार्यालय है, जो संसदीय कार्यालय मंत्री है, उनके माध्यम से वो फिर हाउस के बिजनेस में लगता है। दिस इज अ प्रैक्टिकल। So the time duration will be decided by who? ऐसा नहीं है कि कोई बिल को पास कराना फिर बाद में, एक बार टाइम अलॉट कराना पड़ता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से, पास करवाना फिर सरकार के ऊपर और सदन पास करने की नहीं, वो डिस्कशन डेलिब्रेशंस के लिए कितना टाइम किसको मिलेगा? टाइम अलॉटेड बाय द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड द टाइम अलॉटेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। Thank you, sir. Respected Minister, यस, one question. Here, you mentioned here judicial pronouncement. Judicial pronouncement you mentioned here. Yes, okay. My question regarding the judicial activism, whether we are bound every decision and every proclamation from the Honorable Court. नहीं, सदन के ऊपर ऐसा नहीं है, वी आर नॉट बाउंड। आप इट्स अ वेरी मच बहुत स्पष्ट है कैसे किन किन कारणों से बिल बनते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर प्रोनाउंसमेंट पे बिल बनाने की आवश्यकता हो, आवश्यकता होती है तो सरकार बनाती है, कोई नेसेसरी नहीं है, बाकी तो वो इंटरप्रिटेशन है। लेकिन कभी कभी अगर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है तो सरकार के द्वारा एक बिल बनाने के वो भी एक कारण बनता है, नॉट नेसेसरी। डायरेक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि पार्लियामेंट अपने आप में सॉवरेन है। Sometimes judicial pronouncement against the will and wish of the central government. Then what is the procedure? Sometimes judicial pronouncement, judgments against the will and wish of or against the practice of the central government. ऐसा नहीं है कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हो या पक्ष में हो, कई बार क्लैरिफिकेशन के लिए लॉ बनाया जाता है। अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से तभी लॉ बनाया जाता है। Within the frame of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। Vendraji, I have a question here. Yes. If a bill was rejected in a house, If a bill, was rejected in a house where it was introduced, if rejected by the Rajya Sabha, Rajya Sabha, then it will go to the Lok Sabha. then how can it will introduce in another house? ऐसा है, The bill was introduced in a house, that is in Rajya Sabha. Rajya Sabha was rejected the bill. नहीं तो लोग Then how it will introduce in another house? then reintroduce, You told join then reintroduce it. reintroduce in Lok Sabha.
Next. That is all. Then, on behalf of the Secretariat, I would like to thank Shri Bhupendra Yadavji for taking his precious time out and talking to us on this important subject. And as a small token of appreciation, we would request Secretary General to give a memento.